हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईटीआई के सीबीटी पेपर से रिलेटेड कुछ संभावित प्रश्न जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से कहना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जिसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आर्मेचर कोर, दूसरा ब्रश, तीसरा कम्यूटेटर रेजर और चौथा कम्यूटेटर खंड। इसका सही जवाब है दोस्तों कंप्यूटर रेजर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये कौन सा जनरेटर है जो फिगर बना हुआ है? ये कौन सा जनरेटर है? पहला डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, तीसरा संचयी लंबी शंट यौगिक, चौथा संचयी लघु शंट यौगिक। दोस्तों, ये हमारा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और लास्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सही जवाब दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि ईएमएफ हम जो ज्ञात करते हैं तो फाई ZN P अपान 60 गुणे A के नियम के तहत करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। इसका सही जवाब है फाई ZN। इसका सही जवाब है डी, फाई ZN इंटू P अपान 60 गुणे A। और कोई ऑप्शन इसमें नहीं, सब यही डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ किस सूत्र के जरिए ईएमएफ की गणना करते हैं? ईएमएफ की गणना करने का सूत्र होता है दोस्तों ईवी इक्वल टू V माइनस आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन है। इसका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है दोस्तों पोल शू। इसे बोलते हैं पोल शू। इस नीचे वाले भाग को पोल शू कहते हैं, जो कि चुंबकीय फ्लक्स फैलाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का नाम क्या है जो ये फिगर दिख रहा है?
डीसी जनरेटर का नाम क्या है? शंट। पहला ऑप्शन शंट जनरेटर, दूसरा श्रेणी जनरेटर, तीसरा है यौगिक जनरेटर और चौथा है अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलग से उत्तेजित जनरेटर, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर ये फिगर में आर्मेचर में और फील्ड में कोई संपर्क नहीं है, वो अलग से उसे उत्तेजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ये रहा, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? लघु शंट यौगिक जनित, लॉन्ग शंट यौगिक जनित और विभेदक यौगिक जनित और संचयी यौगिक जनित। दोस्तों इस जनित्र का नाम है संचयी यौगिक जनित। क्यों इसका ऐसे नाम है, इसका विवरण यहाँ देखेंगे ध्यान से। ये जो तीरे हैं सीरीज और शंट दोनों की विपरीत अवस्था आने और जाने की, जिसके कारण। अगला प्रश्न है, जनरेटर का सिद्धांत क्या है? पहला कार्क-स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। देखिए अगर ये पूछा जाता है कि किस फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पे काम करता है तो हाथ देखते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है एक सिद्धांत पूछा है, सिद्धांत में ये इसका रहेगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? इसका सही सूत्र है दोस्तों BLV sin थीटा वोल्ट। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला है कार्क-स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और तीसरा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। सही है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? इस जो बॉडी दिख रही है, ये फ्रेम जो दिख रहा है इसे यॉक फ्रेम कहते हैं, ये बाहरी आवरण है। अगला प्रश्न, चार पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? दोस्तों हम जानते हैं कि लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग दो प्रकार से की जाती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की 2 होती है। तो यहाँ दिया है डुप्लेक्स, ध्यान दीजिए, डुप्लेक्स और लैप वाइंडिंग पोलों की संख्या के बराबर होती है।
पोल इसमें दिया है 4, पोल 4 दिया है तो डुप्लेक्स वाइंडिंग हो जाएगी 8। अगला दोस्तों, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये कौन सा भाग है डीसी जनरेटर का? पहला है साइड प्लेट्स पोल्सो लेमिनेशन, तीसरा है कम्यूटेटर खंड, चौथा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। दोस्तों इसका नाम है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, दूसरा आर्मेचर के साथ समांतर में, तीसरा शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, चौथा शंट फील्ड के साथ समांतर में। दोस्तों इसमें आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? पहला वोल्टेज का निर्माण करें, दूसरा फील्ड करंट कम करें, तीसरा आर्मेचर करंट कम करें और अगला है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज का निर्माण करें। ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज का निर्माण करें। अगला प्रश्न है, मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? पहला है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दूसरा ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, तीसरा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, चौथा ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। सही जवाब है दोस्तों ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? पहला है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, दूसरा आर्मेचर वोल्टेज पाथ, तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और चौथा है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। ये ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है तो लघु शंट यौगिक बन जाता है।
अगला प्रश्न है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करके, रिएस्टेड हानि को कम करने के लिए और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्यों पटलित है? दोस्तों इसमें है सही ऑप्शन भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। पटलित क्यों किया जाता है? पटलित में लेमिनेट क्यों किया जाता है? अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। सही जवाब है दोस्तों आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? ब्रश को नुकसान से बचाएं, अवशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, जनरेटर अतिभारित करने से बचें, अवशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए। अवशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? अधिक लोड करंट करें। दूसरा है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें। और तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। चौथा है जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? पहला ढीले ब्रश संयोजन, दूसरा आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, तीसरा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, चौथा प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। दोस्तों कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, कम से कम 30 प्रश्न पूरा कर लेते हैं इसमें इस वीडियो में। अगला प्रश्न है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर में जुड़ा हुआ है? इसका है शंट जनरेटर। देखिए दोस्त इसका फिगर जब बनाते हैं दोस्तों तो ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के समांतर क्रम में यहाँ फील्ड लगाई जाती है। शंट का श्रेणी में लगाई जाती है। अगला है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? ये हमारे हिसाब से इसके पहले
प्रश्न कुछ पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। पहले ही इस प्रश्न का कुछ यही प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से आया था, उसका जवाब हम देख चुके हैं। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डीसी जनरेटर में अगर स्लिप रिंग लगा दिया जाए और स्प्लिट रिंग लगा दिया जाए, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। का क्या कार्य है? पहला, निरंतर वोल्टेज बनाए रखना। दूसरा है धारा को एक दिशा में एकत्र करना। तीसरा है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। चौथा है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। सही इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिशा एकत्रित करना। स्प्लिट रिंग डीसी में लगाया जाता है, डीसी प्राप्त होती है तो स्प्लिट रिंग रहता है, और एसी प्राप्त होती है तो स्लिप रिंग रहता है। अगला प्रश्न, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कार्बन और ग्रेफाइट का। कार्बन और ग्रेफाइट का। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं? क्योंकि इसमें रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। दिशा बदलने के कारण इसका रोटेशन चुंबकत्व अपना खो देते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।